नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः विज्ञान की कक्षा में उपस्थित हूँ और अभी बहुत से हम बच्चों को कंपटीशन में फेस करना है और कंपटीशन में यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में विज्ञान का भूमिका बहुत अधिक होता है। बहुत से कंपटीशन में विज्ञान को अछूता नहीं रखा है, यानी भरपूर मात्रा में प्रश्न आता है। वैसे अभी ओलंपियाड का परीक्षा होने जाने वाला है, फिर उधर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का परीक्षा होगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भेज चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं कि कोशिका के बारे में ही जानेंगे। तो है क्या, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, छोटे छोटे चीज को देखने वाला, सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब दिखने वाला। तो उस यंत्र से उन्होंने खोज किया था। क्या चीज खोज किया था? कोशिका का। कहाँ का रहने वाला था खोज करने वाले? वो थे अंग्रेज थे, अंग्रेज वैज्ञानिक, और उनका नाम था रॉबर्ट हुक। याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। अब है कोशिका को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। और सेल को लैटिन भाषा में उसको सेलुला कहते हैं। सेलुला कहते हैं। और सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, यानी उस कमरे में कहने का मतलब सब कुछ सजा हुआ, कंप्लीट हर चीज। जैसे हम लोग के घर में हर चीज का, रसोईया का सारे सामान रह सकता है, खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। तो उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी बहुत से कार्य हैं जो अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो ये है, इस बहुत तरह का प्रश्न इसी में हो सकता है बच्चों कि कोशिका को यानी सेल को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेलुला। तो सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो होता है एक छोटा सा कमरा, छोटा सा रूम। अब है बच्चों, अगला हम लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि अब उसको मैं क्वेश्चन आंसर उसको ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे तो बहुत समय लगेगा और व्यर्थ का समय जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं उसमें हम लोग जानेंगे। मैं बताते जा रहा हूं, उसको देखते जाएं। एंटोन वान लीeuwenhoek, एंटोन वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में क्या किया था? शैवाल है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, इन सब चीज में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से वो जीवित कोशिका का खोज किया था। यानी कोशिका जीवित होती हैं, ये उन्होंने ही बताया। कब? 1674 ईस्वी में। तो ये है हमारा एंटोन वान लीeuwenhoek के द्वारा जो दिया गया ये मेथड हम लोग को बताया गया कि कोशिका जीवित होता है, जो कि कोशिका तो ऐसे बच्चों एकदम छोटा होता है जो हम साधारण आंखों से देख भी नहीं सकते। अभी हम लोग बात करेंगे, बहुत कुछ इसमें जानकारी होगा। कोशिका सजीवों की शरीर जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर की वह सबसे छोटी संरचनात्मक
और क्रियात्मक इकाई है। यानी मूलभूत इकाई जैसे कहते हैं ना, उसी तरह से संरचनात्मक भी है और कार्यात्मक भी, यानी संरचना भी करता है और क्रियात्मक यानी क्रिया भी करता है। तो उसी को सबसे छोटी इकाई, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सजीवों के शरीर जो है हमारा, कि वह सबसे छोटी इकाई है जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो इसमें एस और इसके साथ ही एक छोटा सा कोशिका अपना क्या कहते हैं जनन करने का भी सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। तो किसमें? कोशिका में। बहुत ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे अमीबा हम लोग जानते हैं, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो वो अपना जनन करता है, तो इसमें क्षमता है कि नहीं? यानी छोटा जीव होता है अमीबा, जो कि देख रहे हैं ये अमीबा का चित्र। देखने में तो यहाँ चित्र में बड़ा लग रहा है, लेकिन एकदम छोटा है। वो हमेशा अपना भोजन करने के लिए उत्पाद पैदा करते हैं। जब उसके सामने खाद्य पदार्थ आता है, खाया जाता, तो उसमें कुट इस तरह से जो देखते हैं निकला हुआ है, और उसी में भोजन जब चल जाता है तो घेर लेता है और रसधानी में चला जाता है, वहीं पाचन हो जाता है और पचने के बाद उसका निष्कासन भी करता है। तो ये है बच्चों अमीबा। अब है कोशिका जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु का जो है, अब मैंने कहने मतलब कोशिका का जो आकार होता है, सीधा सीधे पहले जानिए 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक का हो सकता है उसका आकार। अब है कि माइक्रोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु होता है, सबसे छोटा जीव कहिए। माइक्रो का मतलब ही सबसे छोटा, अत्यंत छोटा, जो हम आंखों से नहीं देख सकते। तो उसका आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब आगे चलते हैं, कोशिका का आकार कैसा होता है? तो कोशिका का आकार जो होता है बच्चों, वो आपका क्या हो सकता है? गोलाकार हो सकता है, चौखट होगा यानी चौकोट भी हो सकता है, बहुभुजाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, यानी उसका आकार में और अनियमित आकार का भी हो सकता है। कोशिका का कोई आकार का कोई निश्चित सीमा नहीं है। अब है बच्चों जब जिसे है लंबे, जिसे पौधे बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, हम लोग के घर में अगल बगल जिसे देखते हैं पौधा में, तो उसमें करोड़ों अरबों का ही एक प्रकार का उसमें कोशिका होता है, बहुत कोशिका होता है, और उन सारे कोशिकाओं के मिलने से आपका एक पेड़ का निर्माण होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में भी करोड़ों सेल है, करोड़ों कोशिका है, तब जहाँ चल करके कि हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब है बच्चों कोशिका जो है एक छोटी इकाई है, लेकिन अब है कोशिका से बनता है उत्तक, यानी बहुत से कोशिका, हजारों हजार कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उत्तक। और अनेक हजारों हजार उत्तक मिलकर के क्या बनाता है बच्चों? अंग, जिसे हमारा हो गया अंगुली। अंगुली एक प्रकार का अंग हुआ। तो यहाँ पर हजारों हजार उत्तक मिल करके हमारा एक अंगुली बनाता है। अब उत्तकों के मिलने से बनता है अंग, और अंगों के मिलने से बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र जैसे मेरा ये हाथ हो गया, हाथ एक अंग तंत्र हो गया। इसमें बहुत कुछ है, बाजू है, केवनी है, और उंगली भी है, पंजा है। तो ये सभी हमारे आ जाएगा अंग तंत्र में। तो ये अंग तंत्र तो हमारे
हम लोगों का बहुत है। अब है सभी अंग तंत्रों के मिलने से, जब सभी अंग तंत्र मिल जाता है तो एक जीव का निर्माण होता है। जीव जिसको हम लोग कहते हैं बेष्टि भी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे, सबसे पहले कोशिका होता है जो एकदम छोटा सा एकदम नन्हा सा रहता है। कोशिका देख लीजिए, कोशिका देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये कोशिका देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, जिसको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन अब हजारों कोशिकाओं को मिलने से बनता है ऊतक, और ऊतकों के मिलने से बनता है अंग, और अंग सभी बहुत से अंग मिलकर के बनता है अंग तंत्र, और बहुत से अंग तंत्र, सभी अंग तंत्रों के मिलने से बनता है एक जीव। जीव को हम लोग कहते हैं, उसको हम दूसरे शब्दों में व्यष्टि। उसके बाद बच्चों जब हम लोग पारितंत्र में हम लोग जाएंगे तो फिर उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें समुदाय होता है, पारितंत्र होता है, जीवमंडल होता है, तो उस तरह से हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग छोटा इकाई से ही चलते हैं। तो ये हो गया। अब है बच्चों 19वीं सदी में, जब अब 19वीं सदी में आया तो क्या हुआ, 19वीं सदी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका के आंतरिक भाग को देखा गया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और बारीकी से देखता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को देखता है, जो साधारण हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं, देख सकते थे। तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ही अत्यंत बारीकी चीज़ों को देख सकते हैं, और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ है उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। तो यही हुआ 19वीं सदी में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका के आंतरिक भागों में, कोशिका के अंदर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ पाया जाता है, उसके बारे में स्पष्ट देखा गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, कोशिका के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो कोशिका के मुख्य 3 अंग होते हैं। कौन कौन? एक होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है जीवतल, और तीसरा होता है केंद्रक। तो ये तीनों जो है आपका क्या है, मुख्य अंग है। किसका? कोशिका का। कोशिका का मुख्य अंग है। अब है जो देख रहे हैं इसके चारों, इसके कोशिका के चारों ओर के बाहरी आवरण को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली इसको ही कहते हैं, जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, और इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ये जो होता है पारगम्य होता है, यानी बहुत से छिद्र होता है, इसके चारों ओर बाहरी आवरण से तो घिरा रहता है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन वो छिद्र नुमा होता है, बहुत से अनेक प्रकार का छिद्र रहता है, जिससे होता है कि अच्छे पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, कोशिका के अंदर घुस जाता है, और जो गंदा पदार्थ है जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है वो बाहर निकल जाता है। तो ये हुआ। तो प्लाज्मा झिल्ली का बहुत अच्छा काम है, वो पारगम्य होता है, आता जाता रहता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है, अच्छे अच्छे आते हैं और मैंने खराब पदार्थ बाहर निकलते जाते हैं उसके चारों ओर से। क्यों? क्योंकि उसमें छिद्र पाया जाता है। अब है केंद्रक। केंद्रिका जो है, केंद्रक है, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जितना जो दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। और जीव द्रव में बहुत सी चीज पाया जाता है। जीव द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, और इस तरह से बहुत से पदार्थ हैं जो कि हम लोग कोशिका में जान चुके हैं। अब है कि केंद्रक। केंद्रक के अंदर में बच्चों केंद्रिका भी पाया जाता है। केंद्रक के अंदर में केंद्रिका पाया जाता है, और वो जो है उसके केंद्रिका के बीच छिद्र होते हैं, तो उसमें भी पदार्थ इधर से उधर केंद्रक के अंदर ही होते रहता है।
अब केंद्रक में जो है कुछ के बीच में कुछ कोशिका द्रव्य भी होता है। अब है कि तंत्रिका कोशिका। अब ध्यान दीजिए, तंत्रिका कोशिका जो होता है सबसे बड़ा कोशिका है, परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा कोशिका होता है। वैसे बच्चों, वैसे भी क्वेश्चन एक आता है, शुतुरमुर्ग में भी सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है, शुतुरमुर्ग अंडा में। अब केंद्रक जो देख रहे हैं कोशिका में, केंद्रक के अंदर छोटी सघन संरचना पाया जाता है, उसी को कहते हैं केंद्रिका। अब केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक में धागों के समान कुछ संरचना पाया जाता है। केंद्रक में धागा के जिसको बहुत पतले पतले पाया जाता है, धागा के समान कुछ संरचना, उसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। और यही गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, तो बच्चे माता पिता की तरह दिखाई पड़ता है, या पिता के बहुत से गुण, जिसका पिता अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उसका बच्चा कहा जाता है कि उसके बच्चे भी ज्ञानी होते हैं। और अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं। तो ये सब जो है कुछ कहेंगे तो हद तक सही भी है बच्चों। तो ये है गुणसूत्र। ये जो करता है वो गुणसूत्र से ही इसको प्रभावित करता है। तो गुणसूत्र का बहुत मायने रखता है। अब तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहता है। तो कोशिका के बारे में हम लोग आज इतने ही जाने बच्चों। कोशिका बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको जान लीजिए। कोशिका से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो बच्चों। माने आपको इतना जान लीजिए, कोशिका का जो प्रश्न अभी जितना मैंने बताया उसको एक बार दो बार देख लेंगे, 3 बार भी देख सकते हैं। और देख करके उसके बाद किताब पढ़ें, अपने साथियों से डिस्कस करें, वार्तालाप करें, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे और अनेक प्रकार के परीक्षाओं में सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो बच्चों, आज हम लोग जो कंपटीशन के बारे में कुछ जानकारी कर रहे हैं, या अपने सामान्य परीक्षाओं के लिए, या अपने क्लास के लिए, या आने वाले क्लासों के लिए, ये आपको बहुत ही मददगार होगा। तो बच्चों, अब मैं इतने ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।